विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। इन द अबव एक्टिविटीज़ यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। तो अभी तक आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी। उन एक्टिविटीज़ में आपने देखा कि कैसे मेटल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। तो मेटल्स इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं। लेट अस रिकॉल what we learnt about the electronic configuration of elements in class 9th। तो क्लास 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसको एक बार हम रिकॉल करेंगे। We learnट that noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical activity। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि केमिकल एक्टिविटी को बहुत ही कम शो करते हैं। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। तो यहाँ पर कैसे रिएक्टिविटी सीरीज को हम जो बनाते हैं तो वो कम्प्लीटली वैलेंस सेल जो फिल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। लेट अस हैव अ लुक at the electronic configuration of noble gases and some metals and non metals। तो हमारे पास में कुछ मेटल्स, कुछ नोबल गैस और कुछ नॉन मेटल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम आगे देखेंगे। We can see from table 3.3 that a sodium atom has one electron in its outermost shell। तो हमारा जो सोडियम होता है उसके outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। it If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet। तो अगर ये हमारा outermost shell से एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट कर देता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो outermost shell है उस केस में क्या हो जाएगा, M जो शेल होगा वो हमारा outermost शेल जैसे था इट लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल। तो एम शेल से एक इलेक्ट्रॉन को ये अगर लूज़ कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल अब कौन सा हो जाएगा, 8। और ये जो आउटर मोस्ट शेल जो 8 है होगा वो कौन सा शेल होगा, एल होगा। तो यहाँ पर ऑक्टेट जो है ये पूरा हो जाएगा, इसका ऑक्टेट रूल ये फॉलो कर लेगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10। तो अभी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास में 11 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 10 हो गए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन Na+। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है इसलिए इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम लोग सोडियम कैटायन के फॉर्म में लिखेंगे Na+। On the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell। तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास में उसके outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तो क्लोरीन के ऊपर में कितना चार्ज आ जाएगा, Cl माइनस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया था। तो ये हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर इसको एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। एंड इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पर क्लोरीन के बारे में बात हो रही है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट शेल में उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो वही लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर to react, the electron lost by the sodium could be taken by the chlorine। अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा वो दूसरा क्या करेगा, गेन कर लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो जब हमारा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its K, L and M shell। तो यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
दिस गिव्स अस अ क्लोराइड अनायन। तो इसकी वजह से इसके पास एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, क्लोराइड अनायन, ये एक माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड अनायन। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलोज। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में गिव एंड टेक का रिलेशन हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, कटायन हो जा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसके पास नेगेटिव आयन हो जा रहा है, और वो क्या बन जा रहा है, एनायन बन जा रहा है। तो यहाँ सोडियम के बारे में बताया गया है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करेगा, ये आउटर मोस्ट शेल में जो इसका इलेक्ट्रॉन था इसको इसने लूज़ किया है, तो इसके ऊपर में जैसे ही इसको लूज़ करेगा तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये सोडियम कैटायन बन जाएगा। वहीं क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 287, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उस इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, तो इस केस में इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 288। और ये जो क्लोरीन बना, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया, इसको क्या कहा गया, क्लोराइड एनायन के नाम से जाना गया। तो इस तरह से इसको, ये इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला के अकॉर्डिंग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन के फॉर्म में। ये Na है, सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर शो कर रहा है, और ये क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये सोडियम जो ये डॉट में दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वही इसको एरो के निशान से दिखाया गया है। तो ये क्या बनेगा, सोडियम प्लस, यानी कि ये क्या बन गया है, एक कैटायन बन गया है। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसे दिखाएंगे, ये जो डॉट था सोडियम वाला वो कहाँ पर आ गया है, क्लोरीन के पास में आ गया है, तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, क्लोराइड का एनायन फॉर्म बन गया। आगे लिखा है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज। तो सोडियम और क्लोराइड आयंस एक दूसरे के ऑपोजिटली चार्ज है, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिटली चार्ज हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और एक नया जो हमारे पास में जो सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। It should be noted that sodium chloride does not exist as molecule but aggregates the oppositely charged ions। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये यही लिखा हुआ है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयोनिक कंपाउंड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अभी तक आपने सोडियम क्लोराइड के बारे में देखा था, अब एक और आयोनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ये लूज़ कर देगा, तो ये बन जाएगा Mg2+, और इसका आउटर मोस्ट शेल में अब कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 28 बच जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने किया, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, मैग्नीशियम का कैटायन बन गया। इसके बाद में ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या करेगा, इसने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, तो अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा इसका आउटर मोस्ट शेल, 288 हो गया, तो ये क्या बन गया, क्लोराइड का एनायन। अब सवाल ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ किया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इसने गेन कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो इसका जवाब यही है कि यहाँ पर क्लोरीन के 2 फॉर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं, कंपाउंड में 2 क्लोरीन के कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन, ये फर्स्ट क्लोरीन और ये सेकेंड क्लोरीन दिख रहा है। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके साथ में, इन दोनों के साथ में इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, तो इस केस में इन दोनों का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये हमारा हो गया मैग्नीशियम 2+ आयन, और क्लोरीन को हम लोग
इस तरह से दिखला रहे हैं। ये डॉट ये है, इसने गेन किया है, और ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये माइनस चार्ज के साथ में आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और 2 क्लोरीन की बात हो रही है, इसलिए इसको हमने होल 2 के फॉर्म में लिखा है। आगे लिखता है द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू ए नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास में इस तरह का जो कंपाउंड बन रहा है मेटल और नॉन मेटल का के बीच में, तो इसको हम लोग कौन सा कंपाउंड कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और इनकी वजह से जो कंपाउंड बना वो कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl? अब MgCl2 में कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? तो नाम भी बताएंगे। पहले एक बार ये अपना जो टेबल था इसको देख लेते हैं। क्लास 9th में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास में ये एलिमेंट्स हैं, कुछ नोबल गैसेस हैं, कुछ मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। तो अभी हमने जो रिएक्शन देखे थे वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में थे। तो हमारे पास में नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2। नियॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। आर्गन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 288। अब मेटल्स में आते हैं तो सोडियम हमारा एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। एल्युमिनियम एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। बात करें पोटेशियम की तो ये भी एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम भी एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। अब आते हैं नॉन मेटल्स की बात पास में। तो नॉन मेटल हमारे पास में कौन कौन सा है? हमारे पास में नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 25। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26। फिर है फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 27। फिर है फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 285। फिर है सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो अभी हमने 2 रिएक्शंस देखे थे, एक में मेटल हमने क्या यूज़ किया था, एक में एल्युमिनियम मेटल किसके साथ में रिएक्ट किया था, नॉन मेटल के साथ में। नॉन मेटल कौन सा? क्लोरीन। और दूसरा क्या यूज़ किया, दूसरा क्या हमने बनाया था, एल्युमिनियम तो हो गया, और सोडियम बनाया था, शायद कैल्शियम बनाया था, कैल्शियम, और किसके साथ में रिएक्ट किया था, क्लोरीन के साथ में। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शंस हमने देखे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसका हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम देखते हैं। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमारे पास में एक एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, टेक सैम्पल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो इनमें से कोई सॉल्ट आपको साइंस लेबोरेटरी से आपको कलेक्ट करना है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स? तो इन सॉल्ट का फिजिकल स्टेट क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल ऑन ए मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। तो यहाँ पर क्या करना है, जो सॉल्ट आपने लिया है उसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है, उसको मेटल की स्पैचुला में और उसको डायरेक्टली हीट करना है, जैसे यहाँ पर हीट किया जा रहा है। ये स्पैचुला है, इसमें जो है हमारा सॉल्ट है और इसको डायरेक्टली हीट किया जा रहा है। डिड द सैम्पल रिपीट विथ अदर एग्जाम्पल्स, तो इसको बाकी के सैम्पल्स के साथ में भी रिपीट करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? डिड द सैम्पल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, तो ये जो फ्लेम है तो इसमें क्या कोई कलर आ रहा है?
डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट, क्या ये जो कंपाउंड्स आपने जिसको हीट किया ये क्या मेल्ट होते हैं? ट्राई टू डिज़ोल्व द सैम्पल्स इन वाटर, अब जो सैंपल आपके पास में है उसको पानी में घोलने की कोशिश करें। पेट्रोल एंड केरोसिन आर दे सॉल्यूबल, तो या तो पानी में घोलने की कोशिश करें, नहीं घुल रहा है तो पेट्रोल या केरोसिन किसी में भी घोलने की कोशिश करें, तो क्या वो घुलते हैं, सॉल्यूबल है? मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8, तो अब इसके बाद में हमारे पास में क्या करना है, सॉल्यूशन बनाने के बाद में एक सर्किट बनाना है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, तो कोई एक सॉल्ट लेना है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डाला गया है। एक ग्रेफाइट का रॉड आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोड है ये, तो इसको इसमें डाला गया है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर सॉल्ट सैम्पल्स टू इन दिस मैनर, तो यहाँ पर जितने सॉल्ट के सैम्पल्स हैं आपको वन बाय वन सबके साथ में यहाँ पर इसको टेस्ट करना है। व्हाट इज़ योर इन्फेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, तो जब आप चेक करोगे तो क्या होगा, किसी में बल्ब ग्लो करेगा, किसी में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है अपने आयंस रिलीज़ करता है जिससे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ये आपको पता चलेगा। तो आगे क्या लिखा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स है इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। जैसे है सोडियम क्लोराइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1074 1074 केल्विन। बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की तो वह है 1686 केल्विन। फिर है लिथियम क्लोरीन, ये लिथियम क्लोराइड है, फिर इसका भी दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट 887 और बॉइलिंग पॉइंट 1600 केल्विन। फिर है कैल्शियम क्लोराइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1045 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 1900 केल्विन। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2850 और बॉइलिंग पॉइंट है 3120। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 981 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 1685 केल्विन। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, तो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अब आपको आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ का आपको पता लगा होगा। पहला है फिजिकल नेचर, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो हमारा जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसके बीच में उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वे इजीली ब्रेक कर जाते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रेशर आप हल्का सा अप्लाई करोगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इन कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लिखा है आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। दिस इज़ बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें मतलब इसके जो बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लिखता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एट्सेट्रा। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये क्या होता है, जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, तो ये सब में ये लोग सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये सब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं कैरोसिन और पेट्रोल में। फोर्थ पॉइंट आपने क्या फाइंड किया कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में बात करें तो क्या करता है ये लोग, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। A solution of an ionic compound in water contains ions which move the opposite electrons when electricity is passed through the solution। तो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यहाँ पर होता है क्योंकि ये अपने आयोनिक कंपाउंड्स में ब्रेक कर जाते हैं। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible
ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये टूटते तो हैं, लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आयंस होते हैं, सॉलिड आयंस, ये जो है इनके बीच में मूवमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी रिजिड होता है। बट आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कब करते हैं, जब वे मोल्टन स्टेट में होते हैं। दिस इज पॉसिबल in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat। तो जब इसमें हीट सप्लाई करते हैं तो ये मोल्टन स्टेट में वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पर ब्रेक होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से यहाँ पर आयंस फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इजीली कंडक्ट हो जाता है। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का लिखना है। तो ये हमारा है सोडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इसको फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा Na, और ये हमारा एक डॉट दिखा रहा है कि इसके ऊपर में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको लूज़ करेगा, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट आपने यहाँ पर शो किया है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए ओ रिप्रेजेंट किया गया है और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको हमने डॉट के फॉर्म में ये दिखलाया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे ये लूज़ करना चाहेगा। तो मैग्नीशियम के लिए हमने Mg पुट किया है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ये डॉट के फॉर्म में यहाँ पर शो किया है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू इसमें कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इनका ये बताना है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका। ये है सोडियम, और सोडियम किसके बीच में लिखा है, Na2O। तो Na2O ये हमारा 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी हमने देखा था, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6, इसको हमने क्रॉस से दिखलाया है। जबकि सोडियम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इस पर, 1 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सोडियम, ये दोनों सोडियम जो है Na2 था ना, तो दोनों सोडियम क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर रहा है और ऑक्सीजन के पास इस केस में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। तो ये है सोडियम। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इस पर चार्ज आ गया है +2, इसको हमने इस तरह से लिखा है। और ये ऑक्सीजन 2 डॉट इसने गेन किया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो इस पर चार्ज आ गया है 2-। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये है मैग्नीशियम Mg। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पर ये है मैग्नीशियम और इसका आउटर मोस्ट शेल का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है आपको, और साथ में ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्रॉस के फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किया है। अब ये मैग्नीशियम का ये जो 2 डॉट है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। दोनों ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट किया तो क्या बना, यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसने इसे लूज़ कर दिया है और ऑक्सीजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। जैसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आ जाता है, 2+ चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर कितना चार्ज आ गया है, 2- चार्ज आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, तो क्या कौन से आयन है, द आयंस प्रेजेंट इन Na2O सोडियम। Na2O में कौन सा आयन है, पॉजिटिव, Na पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, यह हमने ऑलरेडी देखा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज है और ऑक्सीजन पर कितने चार्ज है, 2- चार्ज है, यहाँ पर हमने देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो आंसर है आयोनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस।
तो आयोनिक कंपाउंड के आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। Therefore, it requires a lot of energy to overcome these forces. इसीलिए इस फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए इसे बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। दैट इज़ वाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसीलिए आयोनिक कंपाउंड के पास में उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।